हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मनप्रीत गोपी हूँ और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पोस्ट का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पोस्ट। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ये क्लास बहुत टाइम बाद फिर से चल रही है। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। यह है हिस्ट्री की NCERT की 3rd क्लास। तो इसका नाम क्या है? दिल्ली के सुल्तान। तो कौन कौन दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, कौन सा राजा आया, कौन सा गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिल्ली ही क्यों राजधानी रही है, किन वजहों से दिल्ली को राजधानी बनाया जाता था? महत्वपूर्ण कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहाँ से दिल्ली को राजधानी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के कुछ गिने चुने शहर पर है। ये देख लेते हैं। फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला। तो ये जमुना है। ठीक है, पहले इसका मार्ग ये था, अब ये यहाँ से चलती है। ठीक है, जो कितनी शिफ्ट हो गई है। हौज खास, सीरी, जहापना, दिल्ली, कुहून, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी। ठीक है, अलीबाद, अदिलबाद और तुगलकाबाद। चलिए तो देखते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बना? तो सबसे पहले कौन आते हैं तोमर और राजपूत। फिर आते हैं 12वीं शताब्दी में तोमरों, जो तोमर थे, तोमर वंश था, वो अजमेर के चौहानों को और किस नाम से जाना जाता है? चाहमान। जी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चाहमान ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के काल में ही दिल्ली वाणिज्यिक एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। किन के काल में? तोमरों और चौहानों के काल में दिल्ली एक वाणिज्यिक मतलब बिजनेस का अच्छा खासा केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत से समृद्ध जैन व्यापारी रहते थे। तो पूछ सकता है तोमरों और चौहानों के काल में यहाँ कौन आते थे? जैन, जिन्होंने मंदिरों का भी निर्माण करवाया। दहलवाल या दहलवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। तो पूछ सकता है दहलवाल वाले सिक्के कहाँ पे ढाले जाते थे? तो कहाँ पे? दिल्ली पे। किन के टाइम में? चौहानों और तोमरों के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई। चलिए अब आ गई दिल्ली सल्तनत। कब स्थापित हुई? 13वीं शताब्दी के शुरू में। ठीक है, आरंभ में। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण और उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र तक फैल गया। ठीक है, ये देखिए हमने देख लिया इसका, जिसमें 5 वंशों को पहचाने मिलकर दिल्ली की सल्तनत। 5 वंशों ने, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से थे। तो चलिए, जिन इलाकों में आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है उन्हें सुल्तानों ने एक नगरी बसाई। जिसे देखिए ये पूरी नगरी बसाई थी, जिन्हें कुही, जहापना नगर और ये तुगलकाबाद, हौज खास, सीरी। ठीक है, ये सब थे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दिल्ली के शासक कौन कौन से रहे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। कौन कौन से वंश आए और कब कब आए। पहला है तोमर वंश। ठीक है, आरंभ कब हुआ था? 12वीं शताब्दी 1165। ठीक है, अनंगपाल 1130 1145 तक रहा और चौहान 1165 से 1192 तक। चौहान वंश 1175 से 1192 तक। और फिर आए तुर्क शासन। अब इनका समाप्त हो गया। ठीक है, जो एक तरफ ला लीजिए, एक रिलीजन, एक धर्म, एक पहचान, ठीक है, एक संस्कृति यहाँ तक थी, वो थोड़ी कम हो गई। ठीक है, अब नई आ गया। कौन आ गया? तुर्की। इधर से नए कल्चर, नए रीति रिवाज, नए रहन सहन, नए खान पान की शुरुआत होने जा रही थी। कब? तो कब हुआ था? 1206 से 1290। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब आए? 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यह है 1210 से 1236। रजिया 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन, ये आए 1266 से 1287 तक। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, कितना अच्छे से बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत है ये। ठीक है, फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश कब शुरू हुआ? 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी, जो कब तक रहे? 1290 से 1296 तक।
अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। फिर आता है इसके बाद खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक तो ये रहा 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। ये है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। ऐसे मत सोचना भी ये अलाई दरवाज़ा बोल दिया तो कोई दरवाज़ा बना होगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर बना होता है जिसे नाम दिया गया है अलाही दरवाज़ा, ठीक है। ये क्या है? अलाही दरवाज़ा। तो चलिए फिर आता है सैद वंश जो खिजरा खां था 1414 से 1421 तक। फिर लोधी वंश आता है जो 1451 से 1526, ठीक है। बहलोल लोधी 1551 से 1489 तक रहा। ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, देखिए दिल्ली सल्तनत के राज में बनाया गया था। स्ट्रक्चर बहुत सारे बनाए उन्होंने, अब भी कुछ कुछ हैं, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार है, ये है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे बनाए उन्होंने। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें अब ये इम्पोर्टेंट है कि हम बोल देते हैं ये वंश आए, ठीक है। तो ये ऊपर दिए जितने भी वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, लोधी वंश, ठीक है, तुर्की वाले आए, ठीक है, अफगान आए, ये राजपूत वंश आए। हमें पता कैसे चलता है? हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना ये आया वो आया, हमें कुछ प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ कैसे मिलते हैं हम? तो ये जानते हैं। हालांकि अभिलेख जो पिछली एनसीईआरटी की 6th क्लास में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, अभिलेख क्या होते हैं अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ जाके देख लीजिएगा। सिक्के जो मिलते हैं, जो पैसा चलता था उस समय, जो करेंसी चलती थी, और सत्यापन। भवन निर्माण कला, ये देखिए ये भवन निर्माण कला, जैसे ये तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, इलाही दरवाज़ा है, ये इल्तुतमिश का मकबरा है, ठीक है। तो ठीक है, कार्बन डेटिंग करते हैं इसकी, तब पता चलता है किस काल में था। के मध्य में काफ़ी सूचना मिलती है, मगर ये और महत्वपूर्ण है कि इतिहास, तारीख एक वचन, तारीख बहुवचन, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आएंगे इसके बारे में। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए। अब सुल्तानों की जो थी वो लैंग्वेज क्या थी, ये भी पूछ सकते हैं, तो क्या थी? फ़ारसी, याद रखना, ठीक है। तो ये पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं। ये सब तैयार कैसे की जाती है? सबसे पहले एक कागज़ लिया जाता है, इसे कागज़ कैसे बनाया जाता है? कागज़ तैयार करने के लिए, लेखन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं तारीख के लेखन प्रशासन, कवि और दरबारी जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटना का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यह न्याय संग्रह प्रशासन के महत्व पर बल देते थे। अब देखते हैं ये न्याय चक्र। तब न्याय चक्र कैसा था? 13वीं शताब्दी में इतिहासकार फ़क़-ए मुदब्बिर, ठीक है, इसका नाम है फ़क़-ए मुदब्बिर, ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसानों के एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं जब वह खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ठीक है। गोलमोल घुमा के कहाँ पे आ गया? फिर वो आ गया राजा पे। राजा ईमानदार होना चाहिए। सबसे पहले जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा होता है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी बिजनेस का हो, किसी कल्चर का हो, कोई भी हो, सबसे पहला व्यक्ति, चाहे वो सेना का क्यों ना हो, वो अच्छा है तो उसका प्रशासन अच्छा होगा। वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो इसमें क्या आ गया? राजा अच्छा है तो न्याय अच्छा करेगा, न्याय अच्छा करेगा तो राजपाट अच्छा चलेगा। अब ये बोलते हैं कि सैनिकों को क्या चाहिए? वेतन। राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक चाहिए, सैनिकों को वेतन चाहिए, और वेतन कहाँ से आएगा? किसानों से। और किसान कब राजस्व देंगे? किसान कब कर देंगे? किसान कब टैक्स देंगे? जब किसान खुशहाल होंगे। किसान खुशहाल कब होंगे? जब उनकी फसल अच्छी होगी, ठीक है, जो वो बीज रहे हैं वो अच्छा होगा। तो कब हो सकता है? जब राजा अच्छा न्याय और ईमानदार होगा। अब राजा न्याय और ईमानदार से किसानों का क्या लेना देना? उनको बीज अच्छे मिलने चाहिए, उनको पानी अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। उनको टैक्स उतना ही लगाना चाहिए जितना कि वो भर पाएँ, ठीक है। ये आधा तो राजा ले जाए, आधा किसान के पास रह जाए, वो नेक्स्ट टाइम फसल नहीं बो सकता, ठीक है। उतना ही राजा को टैक्स एकत्रित करना चाहिए जितना किसान दे पाए, ताकि वो अपना घर का गुजारा चला पाए और नेक्स्ट टाइम के लिए वो बीज सके, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे राजा का न्याय और एग्रीकल्चर से, ठीक है, क्रॉप से क्या
ताल्लुक है। ये कुछ और बातें ध्यान देने योग्य से तारीख में लेखक नगरियों के विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांवों में शायद ही कभी रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम रकम पाने के लिए आशा में लिखते थे। ठीक है, तो ये जितने भी लिखे हुए हैं डाटा मिले हैं हमें सुल्तानों के राज में, जब दिल्ली सल्तनत के, तो उसमें से बहुत सारे जो कवि हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इसलिए लिखते थे ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल सके, वो अपना घर चला सके और उन्हें कोई इनाम, बड़ा इनाम मिल सके। राजा की प्रशंसा करते थे। ठीक है, वह बुरा तो बोल नहीं सकते थे, राजा लटका देता फांसी पे, बुरा बोल देते। ठीक है, जिसके राज में रहना है उसकी इजाज़त तो बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप बच के रह सकते हो। तो ऐसे ही वो करते थे इनाम पाने के लिए और अपनी प्रशंसा करवाने के लिए राजा से, और राजा की प्रशंसा करते थे क्यों, इनाम पाने के लिए। ये लेखक अक्सर जो शासकों के जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। इम्पोर्टेंट लाइन है। अब यहाँ से शुरू होता है सारा खेल जातिवाद का। ठीक है, सोसाइटी में खेल शुरू होता है यहाँ से। इन्होंने कहा कि जो भी अधिकार है वो लिंग भेद है। ठीक है, राजा का पुत्र राजा बन सकता है, राजा की बेटी समाज नहीं चला सकती। ठीक है, राजा की बेटी मतलब सुल्तान नहीं बन सकती। ठीक है, ये भेद बना दिया इन्होंने। और दूसरा ये बोल दिया कि आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो राजा के वंशज हो गए वही राजा बनेगा, चाहे उसका बेटा छोटा है, राजा की मृत्यु के बाद वही सिंहासन पर बैठेगा, चाहे वो चला सकता है चाहे वो नहीं चला सकता। जो उच्च दर्जे के लोग हैं वही कामकाज में, जो राजा का कामकाज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राजपाट चला सकते हैं। निम्न वर्ग के लोग राजा के सामने काम नहीं कर सकते, राजा के साथ बैठ नहीं सकते, राजा के साथ उठ नहीं सकते। जो उच्च दर्जे के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके काम करने वाले लोग हैं, जो पहले से कर रहे हैं, वही उनके साथ काम काज कर सकते हैं। क्योंकि वो इसलिए लिखता है, को लिखने वाला भी इसलिए लिखता है ताकि उसकी रोजी रोटी बनी रहे। समझ रहे हो ना आप? लिखने वाले ने भी इसलिए लिखा है अधिकार और लिंग भेद, ताकि मेरा बेटा आगे जाकर इतिहासकार बने और आने वाले राजा के बारे में लिखे और अपनी घर की रोजी रोटी चला सके। मतलब सबको अपने से ही है, दूसरे का किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ना तब के समाज में था दिल्ली सल्तनत के, और ना आज के समाज में है। सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। हाँ, थोड़े बहुत लोग होते हैं जो एक दूसरे के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, जैसे घर परिवार के लोग। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि बाहर से कोई भी एडवाइस ना लीजिए, जो आपके घर वाले बोलते हैं वही कीजिए। ठीक है, दोस्ती है ठीक है, लेकिन आज के समाज में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत से अब हम अपने मॉडर्न ज़माने तक पहुंच गए। अब चलिए फिर दिल्ली सल्तनत में चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 1236 में। दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश की बेटी रजिया। देखिए जी, रजिया सुल्तान बैठ गई अब सिंहासन पे। उस युग में इतिहासकार ने मिनहान ए सिराज थे, तो पूछ सकता है कौन था? मिनहान ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों के अधिक जोग और सक्षम थी, लेकिन वह भी एक रानी के शासन के रूप में मान्यता दे पा रहा था। उन्होंने बोला कि उसके भाई सक्षम नहीं थे, योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ये स्वीकार नहीं करता कि रजिया सुल्तान बने। दरबारी जन भी इसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, 3-4 साल रही है रजिया सुल्तान। तो इस इतिहासकार, जो सिराज इतिहासकार था, उन्होंने कहा था भी चाहे उनके भाई अधिक योग्य और सक्षम थी, उनके भाई इतने सक्षम नहीं थे, रजिया सुल्तान सक्षम थी, लेकिन वो राज नहीं कर सकती क्योंकि वो एक वीमेन थी, वो एक लड़की थी, वो एक औरत थी। ठीक है, दरबारियों ने भी यही कहा कि ये स्वतंत्र शासन नहीं कर सकती, ये शादी करके अपने पति को जहाँ अपने किसी भाई को अपने नाम से शासन करवा सकती है। अब यहाँ आता है जन्म सिद्ध अधिकार। ठीक है, ये जो यूपीएससी वाले एग्जाम देंगे या पीसीएस वाले, वो ऐसे ही लिख के आना। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ मत लिख के आना। जन्म सिद्ध अधिकार पूछे तो वो क्या लिखना है? एनसीईआरटी की बुक, ये सही एनसीईआरटी की बुक है, इसमें जो भी लिखा है एज इट इज़ वहाँ लिख के आना, ताकि एक आधा नंबर आपका ना कट सके। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से लिखना। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्ति
व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। तो विशेषाधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार। विशेषाधिकार क्या हो गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा। हम उच्च परिवार में जन्मे पले हैं तो हमें उच्च परिवार के रीति रिवाज, रहन सहन, कल्चर सब अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो हमारे माँ बाप काम करते हैं वही हमें करना पड़ेगा। उस टाइम में ही ये सब होता था। अब है लिंग भेद। स्त्री तथा पुरुष के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो तब दिल्ली सल्तनत में और आज तक मॉडर्न ज़माने में 2025 तक यही चला आ रहा है। स्त्रियों तथा पुरुष के बीच में सामाजिक सोसाइटी जो है वो भेदभाव करती है फिजिकली, ठीक है। वुमेन को वीक माना जाता है और मैन को स्ट्रॉन्ग। और आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। रज़िया सुल्तान के बारे में मिनहाज सिराज क्या लिखते हैं। मिनहाज सिराज सोचते हैं कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। उन्होंने कहा कि हमेशा से एक पुरुष राज करता आया है। आदर्श व्यवस्था उन्होंने अपनी तरफ से बनाई, भगवान की थोड़ा बनाई हुई है। इन्होंने कहा कि समाज द्वारा बनाई गई है। पहले तो लिखते हैं कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज बनाया है। समाज किसने बनाया है? हमारे जैसे रहने वाले लोगों ने, और व्यवस्था भी हमारे जैसे रहने वाले लोगों ने बनाई है। स्त्रियां जो हैं पुरुष के अधीन रहनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, रानी बनती हैं, ये क्या है? व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में इसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार क्या हासिल हुआ? ठीक है, हासिल क्या हुआ मैं बाद में बताऊंगी, इसकी स्टोरी नीचे लिखी हुई है सब। तो उन्होंने कहा भी ये जो स्त्री है वह स्त्रियों की सूची में आती है। ऊपर भगवान का जो पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है भगवान का, ये मर्द नहीं है, ये सुल्तान नहीं बन सकती। ठीक है, कौन? रज़िया सुल्तान नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ये भगवान के खाते में मर्दों की सूची में नहीं आती। ये मिनहाज सिराज लिखते हैं, इतने बड़े कवि। चलिए सोच देखिए इनकी। रज़िया ने अपने अभिलेख में सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरवल क्षेत्र में किसी समय में कांकित वंश का राजा था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 तक रज़िया के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। एक और वंश था जहाँ पे रुद्रमा देवी राज करती थी, केरला में। ठीक है, कहाँ गया? सॉरी, आंध्र प्रदेश में। इस तरफ रज़िया सुल्तान थी, उस तरफ कौन थी? 1200 के 1300 के बीच के बात है, रुद्रमा देवी। उनका व्यवहार बिल्कुल इनके विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने विलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और महिला शासक थी। और एक तीसरी महिला शासक कौन थी? जम्मू कश्मीर की रानी दृद्दा। ठीक है, दृद्दा जो अपना नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह पर संबोधित किया होगा। अब 3 इसमें आती हैं, एक रज़िया सुल्तान आती हैं, एक रुद्रमा देवी आती हैं जो कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की, और एक आती हैं जम्मू कश्मीर की जो है 980 से 1003 तक, जिसका नाम क्या है? दृद्दा, मतलब दीदी, बड़ी बहन से निकला हुआ है। एक है दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान जो कहती थी कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ। ठीक है, और दूसरी है आंध्र प्रदेश की रुद्रमा देवी, और तीसरी है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, दीदी बड़ी बहन के नाम से संबोधित किया। मैं आपको ये हाईलाइट करती हूँ, ये नाम है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आ गया दिल्ली सल्तनत का ये मैप आ गया। दिल्ली सल्तनत द्वारा था जीते के प्रमुख शहर। आप आइए आगे, कसौली, अजमेर, रंथौर, अवैध, बनारस, यहाँ तक पहुँच गया था, लखनौती तक, देवल, नालंदा, लाहौर। ठीक है, ये इसमें ही आता था। ब्यास नदी, सतलुज, रावी, झेलम, झेलाम सब इनके अंडर में आ गया था दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, जितनी बड़ी दिल्ली सल्तनत बन चुकी थी, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुके थे ये। चलिए भीतरी प्रदेश। अब एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि भीतरी प्रदेश क्या होते हैं। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। कौन से? बंदरगाह, पोर्ट जो होते हैं। ठीक है, शहर के बाहर। गैरसन शहर, किलेबंदी बसाए जहाँ सैनिक रहते हैं। गैरसन शहर क्या होते हैं? जो
एक सल्तनत बसी हुई है, उसके बाहर, पूरी सल्तनत के बाहर बड़े बड़े किले बनाए होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक रखे जाते हैं ताकि कोई हमला करे तो उसे बचा जा सके और दूर से ही दुश्मन के सैनिकों को देख के अपने राजा को ये आगाह किया जा सके, ठीक है, सूचना दी जा सके कि हम पर हमला होने वाला है। इसलिए ये किलेबंदी करके गैसीन क्षेत्र बसाए जाते थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली की सल्तनत गैसीन क्षेत्र मतलब रक्षा सैनिक टुकड़ी के निवास के लिए मजबूत किलेबंदी शहर के जो शहर था, शहर से पार शायद ही कभी फैला होगा। शहर से समृद्ध लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों का नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि पहुंचने के लिए व्यापारिक कर लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। तो ये क्या था, जो सैनिक की टुकड़ियाँ थी कि गैसीन शहर के निवास के लिए बनाए गए मजबूत किलेबंदी शहर से परे शहर ही कभी फैला होगा, शहर से संबंधित लेकिन उससे दूर थी। लेकिन क्या भीतरी प्रदेश क्या होते थे, दूर होते थे, जिनका नियंत्रण न के बराबर होता था। कभी कभी दूसरे दुश्मन देश उनको लूट भी लेते थे, ठीक है। तो उन तक रसद और ये सामग्री पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। दिल्ली से संदूर बाग और सिंध के गैसीन क्षेत्रों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था। अब ये दूर आ गया, ठीक है, सिंध का क्षेत्र और गैसीन शहरों का बीच में दूरी बढ़ गई थी, ठीक है। बागपत युद्ध जहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिल रही थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विरोध का झंडा खड़ा कर देती थी। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल में से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुआ था। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज में, जो ये गयासीन क्षेत्र और भीतरी प्रदेश बसाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलाने का लक्ष्य था वह गैसीन क्षेत्रों की पृष्ठभूमि से स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। इन अभियानों के दौरान गंगा जमुना के दोआब और जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रह और चारवाओं को प्रवास वहाँ से उठा दिया गया और भीतरी प्रदेशों जो भीतर की सीमाएं थी उन्हें जो जंगल लगते थे उनको साफ़ किया गया ताकि इस पर बड़े बड़े किले बना के राज्य की सुरक्षा के लिए सेना रखी जा सके, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। या जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों के लिए प्रोत्साहन किया गया। व्यापारी मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए, ठीक है, नए किले और शहर बसाए गए, आबादी बढ़ने लगी थी। दूसरे विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में दक्षिण भारत के लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया। उन्होंने दक्षिण भारत पर अपना लक्ष्य रखा, ठीक है। अब क्या है, दक्षिण भारत को जीतना है, अभियान शुरू किया। अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इन अभियानों में सल्तनत की सेना ने घोड़ा, हाथी, गुलाम, मूल्यहीन वस्तुओं आदि पर कब्जा कर लिया था। जहाँ पे लूटपाट करते, जो जो उनको कीमती वस्तु मिलती वो अपने साथ ले जाते। दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की शुरुआत अपेक्षित कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज में अंत तक उस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसके शत्रुओं की सेनाओं को पराजित किया और शहर पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशंसक मुकदमों के फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण की सीमा और कितनी प्रभावी थी। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो अभियान चलाया गया था, ठीक है। दिल्ली, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, देवगिरी, यादव, ठीक है, ये सब तक, द्वारिका तक, ठीक है, ऊपर गुजरात से लेके नीचे पंड्यंत्र मतलब कन्याकुमारी तक, ठीक है। अभियान, सैनिक अभियान है ये। पूरे भारत पर भी इन्होंने क्या अभियान चलाया। सोमनाथ मंदिर, ठीक है, इनको द्वारा लूटा गया था। चलिए, ये है मस्जिद, ठीक है। 12वीं शताब्दी आखिरी दशक के बीच बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा इनकी मीनारें, जहाँ जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए ख्वा मतलब पुराना शहर बोला जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने जो और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई, ठीक है। जो कुतुब मीनारें किन 3 सुल्तानों द्वारा बनाई गई उनके नाम ये हैं, पूछ सकते हैं आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। फिर से बोल रही हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या ये 3 मीनार बनाई गई थी, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा फिर इनके द्वारा एक बाय एक बनाते गए। ये मस्जिद है, ठीक है। अरबी शब्द है जिसका
स्थान जो जहाँ पे वो अल्लाह की आराधना करते हैं, मस्जिद जामा बोला जाता है, जहाँ अनेक मुसलमान इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ये नमाज की रस्म की जाती है, तो आपको पता ही, ठीक है। उनका एक विद्वान पुरुष होता है, नेता तो चुना जाता है, वो शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म कुतुबा पढ़ता है, और नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े हो जाते हैं, और भारत में मक्का पश्चिम की ओर है, मक्का की ओर की दिशा को किला कहते हैं, ठीक है। तो मक्का किस तरफ है? हमारे इधर पश्चिम की ओर। बेगमपुरी मस्जिद, ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं। ये सारे उनके द्वारा स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे वो है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप अनेक मस्जिदें बनाई, मुसलमानों के रक्षक होने का दावा किया, ठीक है, ये सब, और श्रद्धालु, और उन्होंने अपना कल्चर फैला दिया था। जो मोट की मस्जिद है, ये है, ठीक है, ये उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर हैं। चलिए, अब आता है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और सैनिक संबंधी एक नज़र, ठीक है। तो देखते हैं तुगलक और खिलजी वंश द्वारा क्या क्या किया गया। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में संकलन के लिए विश्वसनीय सूबेदार प्रशासन की जरूरत थी। तो इनके जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जो भी सल्तनत थी, उनका प्रशासन था, उनको चलाने के लिए सक्षम क्या चाहिए थे? सूबेदार और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जिम्मेदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करता था, अधिक पसंद करता था। इन गुलामों को फारसी में बदगा क्या बोला जाता है? बदगा, ठीक है। गुलामों को ये पूछ सकते हैं, पहले गुलाम प्रथा होती थी, मैं बताती हूँ आपको कैसे होती थी। इन सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था क्या? जो पहले इंसान भी खरीदे बेचे जाते थे, ठीक है। आजकल तो खरीदे बेचे नहीं जाते, लेकिन पैसे से कोई भी किसी को खरीद सकता है आजकल, लेकिन तब पहले सीधा सीधा खरीद लिया जाता था। फ़र्क इतना ही टाइम का, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो, पुराना ज़माना हो, आज थोड़ा लोग चालाकी से खरीद लेते हैं पैसे से। तब भोले भाले लोग पैसे दे के इंसान को खरीद लेते थे, पैसे लेके इंसान को खरीदते थे, उन्हें क्या बनाते थे? सूबेदार नियुक्त करते थे, ठीक है। वो गुलाम होता था, लेकिन उसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा अधिक पालते थे। एक पैसे द्वारा लिया गया इंसान, राजा उसे अपने बच्चों की तरह पालता, अपने बच्चों से भी ज़्यादा विश्वास वो उस गुलाम पर करता था जिसे उसने पैसों से खरीदा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा क्या हुआ? पैसा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आके आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, तब बताऊँगी। सैनिकों के लिए खरीदे जाते थे। कुछ राजा बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किए जाते थे। वह चूँकि अपने मालिक पर निर्भर करते थे, इसलिए सुल्तान विश्वास कर उस पर निर्भर करता था। चलिए, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हम पाल पोस कर आगे बढ़ाया है उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी दुनिया में कभी कभी ही योग और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमान का कहना है योग और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होते हैं। समझ गए? बेटों से भी बढ़कर होते हैं। गुलाम उस टाइम में थे, ठीक है। राजा अपने बेटों से भी ज़्यादा विश्वास किस पे करता था? गुलामों पे करता था, क्योंकि गुलाम पैसे दे के खरीदे जाते थे। आजकल और का टाइम और तब का टाइम थोड़ा बदल चुका है। चलिए, खिलजी तथा तुगलक वंश बदगा यानी कि जो खरीदे गए लोग थे, और साथ में आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बैठा रहे थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इसे राजनीतिक अस्थिरता फैल रही थी, ठीक है। क्या बोलते थे? उच्च पद वाले लोग बोलते थे कि हमें जो निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद पर लेके जाया जाएगा, जो वहाँ बैठे हैं पहले से, उनको तो लगेगा ना हमारी कुर्सी खतरे में है, अब हम जाने वाले हैं। वो तो इधर उधर की बातें करेंगे ना, भी निम्न वर्ग को क्यों उच्च वर्ग में शामिल किया जा रहा है, बस इसलिए वो स्थिरता बह रही थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के संरक्षण के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर वह उत्तराधिकारी के प्रति नहीं थे। नए सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप एक नए प्रशासन के सिंहासन पर बैठने ही प्राय नए पुराने सूबेदारों के बीच कड़वाहट शुरू हो जाती थी। मतलब जो एक बार नौकरी करने के लिए चला गया, उसका बेटा नौकर नहीं बन सकता, ठीक है। ये बन सकता है या नहीं बन सकता, ये उसकी एबिलिटी पर बेस्ड था, ठीक है। तो जब एक सुल्तान चला जाता था, वो उसको जो वहाँ जॉब करने उसको रखेगा या नहीं रखेगा, ये सुल्तान की मर्जी। सुल्तान निचले तबके के लोगों को शरण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा था, और फांसी तारीख में लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पद पर बैठाने के लिए दिल्ली सल्तनत की आलोचना भी की है। किसमें की है? निचले खानदानों को तारीख में, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधीन काज, ठीक है। तो क्या कहते देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज
खुमार नामक कलाकार जो शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज झमका नामक, ये सब इनके नाम है, ठीक है। युका क्या करते हैं जो द्वारा लिखे गए थे सुल्तान के अनेक विवाद नशी में, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले वाले सुल्तानों की तरह हर खिलजी और तुगलक वंश ने शासक में सेनानियों के भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इन इलाकों को इक्ता तो क्या बोलते हैं, जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे उन इलाकों को क्या बोलते हैं, इक्ता। इन्हें संभालने वाला अधिकारी इक्ता दारजा मुक्ति कहलाता था। पहले क्या इक्ता सिस्टम चलाया, खिलजी और तुगलक वंश के सैनिकों के इक्ता छोटा सा क्षेत्र होता था, इलाका होता था, वहाँ का सूबेदार होता था, उसको क्या बोला जाता था, इक्ता। इक्ते को इक्ते वो पर्टिकुलर लैंड को क्या बोला जाता था, इक्ता। और इक्ते पे राज करने वाले व्यक्ति को इक्ता दारजा मुक्ति बोला जाता था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियान का नियंत्रित करना, इस इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे। क्या करते थे, शासन व्यवस्था बनाए रखते थे। जो अभियान जाते थे सैनिक, उनको सुरक्षित उस इलाके से निकालना ताकि कोई लूटपाट ना कर सके, और जो था कर वसूल करते थे, तीसरा कर वसूल करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वह अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्त लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका पद वंश परंपरा न चले। राजा क्या चाहता था कि जो इक्ता बनाता है उनकी क्या ना चले, परंपरा। जी राजा एक इंसान को इक्ता बना गया, उसका बेटा इक्ता ना बने, ठीक है। उन्हें थोड़े समय के लिए ही रखा जाता था, फिर उन्हें हटा दिया जाता, जिसके बाद वह संतांतरण कर दिया जाता था। 4 साल के लिए रख लिया एक व्यक्ति को, उसे हटा दिया गया, ठीक है। फिर एक व्यक्ति को रख लिया गया ताकि वो शक्ति अर्जित करके राजा पर ही हमला न कर दे। इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरियों के लिए कठोर नियम बड़ी सख्ती से पालन होते थे। मुक्ति लोग द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजा द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राजा द्वारा निर्धारित कर ही वसूल करे, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, ठीक है। कितने सैनिक रख सकता है और कितना कर वसूल कर सकता है, ये राजा डिसाइड करता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आरंभिक इलाकों में को भी अपना अधिकार में ले रहे थे, तो भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने के लिए बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूस्वामियों के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राजा अपने नियंत्रण में ले आया। साधारण सामंतों से कर लेने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि यह स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। जो इक्ता बनाए गए थे ये उनसे छीन लिया गया कि वो कर नहीं वसूल करेंगे, और वो कर देंगे भी उल्टा, ठीक है, राजा को। सुल्तान के प्रशासन ने जो ज़मीन की पैमाइश की और इनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंतों और जमींदारों राजस्व पर नियंत्रण और वसूली अधिकारों के रूप में सल्तनत की नौकरी कर रहे थे। उस समय में वेतन 3 तरह के थे, कर 3 तरह के थे, देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत के कर देख लीजिए, ये थे। सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि पर कर, जिसे खजरा कहा जाता था, खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर, और तीसरा घरों पर, ठीक है। शायद यह जरूरी नहीं था कि उपमहाद्वीप में काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांत का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत में विजय के तुरंत बाद ही यह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें बैठना मतलब जीतना सुल्तान सेना, जो सल्तनत की सेना थी दिल्ली सल्तनत की, असक्षम थी। स्थानीय सूबेदार ने नियंत्रण को अपने शासन, जो वहाँ पे छोटे छोटे राजा थे वो युद्ध करके अपने क्षेत्र को छुड़ा लिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लिया। यह अधिकार कुछ समय तक ही रहा था, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जंगल थे गंगा के आसपास के मैदानों में, ठीक है। अब इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पानी था, तो छोटे छोटे राजा हमला करके लूटपाट लेते थे और फिर अपना अधिकार फिर से जमा लेते थे छोटे छोटे क्षेत्रों पर। सरदार और उनकी किलाबंदी है। अफ्रीकी देश मैको, ठीक है, मैको 14वीं शताब्दी में भारत आए यात्री इबन बतूता, इनका नाम बहुत आता है, ठीक है। इबन बतूता कहाँ से आए थे, अफ्रीका देश से, ठीक है। चट्टानों ऊबड़ खाबड़ के लिखते हैं, चट्टानों ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में किले बनाकर रहते थे। वो क्या रहते थे, ऊबड़ खाबड़ चट्टानों में क्या बना के रहते थे, किले बना के रहते थे। और कभी कभी बांस की झुरमट में, जो बांस की छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनती है, वैसे भारत में बांस पेला नहीं होता, भारत में बांस पेला नहीं होता, जो यह बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। वो कोई होगा बांस की प्रजाति जो अफ्रीका में होती है, वो इंडिया में नहीं है। अलग अलग हिस्से में अपनी तरह से गूंथ लेते थे और आग, ठीक है, वो झोपड़ी टाइप बनाते थे जो आग का भी असर नहीं होता था,
ठीक है, बांस की झोपड़ी बनाते थे जिस पर आग का भी असर नहीं होता था। वह कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीन का काम करते थे। इन दीवारों के घेरे में ही वह मवेशी फसल रखते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध होता था, अर्थात एक रिक्त हुई वर्षा का जल। इसलिए इसे प्रबल बलशाली सेना के बिना ही हराया नहीं जा सकता। यह सैनिक जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए जाते थे, औजारों और बांस से काटे जाते थे। तो ये बताया गया है इब्न बतूता ने अपने अफ्रीका के देशों में तब क्या चल रहा था। तो ठीक है, वो बांस की झोपड़ी बनाकर रहते थे, बड़े बड़े बांस, जिसे बांस पोला बोलते हैं, वो इंडिया में नहीं है, वो उधर के देशों में होता है। तो जंगल में रहते थे झोपड़ियाँ बना के, जिसमें आग भी नहीं घुस सकती थी। उससे ही मवेशियों के रहने उसमें ही अपनी फसल रखा करते थे झोपड़ियाँ बना के। अब आ गया जी चंगेज खां। चंगेज खां चंगा ज़्यादा माड़ा था ये तो पता नहीं है, ठीक है। चंगेज खां के नियंत्रण में मंगोलों ने, अब आ गए मंगोल, ये बात हो रही है उत्तर भारत में, ईरान में, ठीक है। ट्रांसैक्सिया जो उज्बेकिस्तान, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, 1219 की बात हो रही है, पर हमला कर दिया। शिखर बाद में दिल्ली सल्तनत को भी यह धावा झेलना पड़ा, ठीक है। ट्रांसैक्सिया जो कि उज्बेकिस्तान है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों, ठीक है, जो मुगलों ने कब किया था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के राज में, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था दिल्ली पे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। आइए देखते हैं इनकी चुनौतियों का सामना कैसे किया। अब देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। दिल्ली पर 2 बार हमला हुआ, 1299 में और 1300 में, और ये 1302 और 1303 में। इसका सामना करने के लिए क्या, एक मजबूत सेना खड़ी की। अब मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभ में वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, जो मुगल सेना परास्त हुई। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों का पर इतना विश्वास था कि ट्रांसऑक्सेसिया, ठीक है, जो उज्बेकिस्तान था, आक्रमण की योजना बनाने की स्थायी सेना तैयार करने और आक्रमण के मकसद से। ट्रांसऑक्सेसिया जो उज्बेकिस्तान था, हमला किया, ठीक है, मुगलों ने, लेकिन वो क्या, परास्त हो गए, हार गए मोहम्मद तुगलक से, ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरसिन शहर बसाया, ठीक है। तो वो बताया था मैंने वहाँ, या गैरसिन शहर जो शहर के बाहर होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं, जो किलाबंदी के लिए होते हैं, ताकि कोई भी सेना हमला करने के लिए आ रही है तो पहले ही पता लगाया जा सके। शहर के चारों तरफ पुरानी दिल्ली, एक जैसे दिल्ली बोला जाता है, अब निवासियों को खाली करवा दिया गया था। वहाँ छावनी बना दी गई थी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया। इन्होंने एक नई राजधानी बना दी, क्या, दौलताबाद, ठीक है। लोगों को वहाँ उठा के भेज दिया गया, और जहाँ पे वो मकान खाली हुए थे वहाँ क्या बना दी, छावनी बना दी, ठीक है। सैनिकों के भरपेट खाने की समस्या को गंगा जमुना के बीच की भूमि में कर लिया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, कितना 50% ले लिया था। और इन्होंने भी एक इलाके में खनन इकट्ठा किया था, जो विशाल सैनिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता था। इसे अतिरिक्त अकाल भी पड़ा, ताकि जो ज़्यादा ही हम इकट्ठा कर लेंगे किसानों से, किसानों के पास नेक्स्ट टाइम के बीजने के लिए कोई सीड्स नहीं देंगे, ठीक है, बीज नहीं देंगे, तो काल तो पड़ेगा ही। सेना के वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया था। सैनिक आवश्यकता सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीद सकते थे, और उन्हें यह आशंका थी कि व्यापारी अपने चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया था। अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे सजा देते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात थी, किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। उन्होंने वेतन निर्धारित कर दिया था वस्तुओं का, ताकि इतनी वस्तुओं में सबको कीमत पर सैनिकों को चीज़ें दी जाए सर्वेक्षण करके। अब आते हैं मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देते थे, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की वजह से कुछ आज भी कागजी मुद्रा की तरह टके, जो कि संकेतिक मुद्रा थी, टोकन जो संकेतित मुद्रा थी, जैसे कि धातु से बने होते थे, लेकिन सोने चांदी से नया होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं शताब्दी के लोगों को इन मुद्राओं पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, वह अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचा कर रखते थे और अपने तमाम कर इस टोकन की मुद्रा से चुकाते थे। इसे सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्कों की बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था, ठीक है। तो ये लेडू जाली सिक्के लेडू पे इसको, ठीक है। तो सस्ती मुद्रा से बनाओगे तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक के राज में जो था,
चलिए, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल है और इतिहासकारों ने कीमतों पर कमी और बाजार के में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए शासनकाल की बहुत ही प्रशंसा की। मुगलिया आक्रमण के खतरे से भी महत्वपूर्ण सफलता का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो सफलता मिली तो नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रशासनिक कार्य बेहद असफल रहे। कश्मीर पर आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना भंग कर दी। उसके बीच में प्रशासनिक संबंध से जो कदम उठाए गए थे उन्हें कई परेशानियों पैदा कर दी थी। दौलताबाद ले जाए जाने लोग बहुत निराश थे। कौरों में वृद्धि और गंगा जमुना के दबाव में अकाल से विश्व जनता बगावत पर उतर आई थी। मोहम्मद तुगलक को अंत में टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ी। टोकन मुद्रा किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दौलताबाद राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो हाँ, विफल रहा कश्मीर पर मोहम्मद बिन तुगलक। सफल काम क्या थे इनके? जो प्रशासन व्यवस्था किधर गया ये, हाँ, बाजार पर मूल्य और प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, ये जो नोट कर लेना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इन तमाम असफलताओं की गिनती से भी हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार के सुल्तान मंगोल इलाके में फतह करने की अभियान की योजना बनाई। यह अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षक पर था। यह मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदमों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। ठीक है, तो पहली योजनाएं बनी थी, धीरे धीरे उसे इम्प्लीमेंट करता गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो चलिए, तुगलक वंश 1526 तक, दिल्ली वंश, आगरा पर सैद वंश, लोधी वंश का राज रहा। तब जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूर्व दक्षिण भारत के सैनिक खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्धि और राजा फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे। इनका समाज शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के बिहार में अपना चाचा, ठीक है, बिहार के चाचा, ये तब भी मशहूर था, के बेटे छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में कार्य शुरू किया था। तो देख लीजिए, शेरशाह सूरी ने कहाँ से कार्य शुरू किया था? बिहार के एक छोटे से कस्बे से प्रबंधन का काम शुरू किया था। तो कहाँ तक पहुँच गया? आगे चलकर उन्होंने उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं को 1530 से 1540, 1555 से 1556 में चुनौती दी और पराजित कर दिया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूर्यवंश केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी की कई तरहों की अपनाया और जो जितने भी कार्य थे वो उनके प्रशासन कार्य थे उनको अपनाया और उन्हें चुस्त किया। ठीक है, उन्हें इम्प्लीमेंट करके उसे ठीक ठाक किया जहाँ पे वो कमियाँ थी। महान सम्राट अकबर, अशोक का नाम आ गया, सॉरी, महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक जब मुगल साम्राज्य के संकेत किया तो उसे प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था ही अपनाई। ठीक है, तो अकबर ने भी शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था अपनाई थी, ये याद कर लेना। शेरशाह सूरी 1540 से 1545, हुमायूं 1530 से 1540 बीच में, ठीक है, वो राज चला गया था उनसे, तो 1555 से 1556। तो नेक्स्ट है, ये आ गया शेरशाह सूरी, फिर 1540 से 55 और जो सम्राट अशोक, ये तो पता ही, 56 से 1605। 3 श्रेणियों में ईश्वरीय प्रांतीय नाटक और धर्म। ये बात फ्रांस की है, पढ़ देती हूँ मैं एक बार, इसे पढ़ने से समझाएगा आपको। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के श्रेय फ्रांस के सूत्रधार है। अब जो श्रेणियाँ बांटी हुई हैं हम, ठीक है, जनरल, BC, ऐसे, ठीक है, तो निम्न जाति, उच्च जाति, ठीक है, वैश्य, ये कहाँ से विचार आया? ये फ्रांस से आया। हम तो उनके पीछे पीछे भागे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखता है NCERT। इसके अनुसार समाज में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला, युद्ध करने वाला और खेती करने वाला। 3 वर्गों के समाज में विभाजित किया। ठीक है, ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था, तो ईसाई धर्म ने भी इन्हें 3 वर्ग में बांटा हुआ है। पहला कौन सा था? युद्ध करने वाला, भगवान की प्रार्थना करने वाला और खेती करने वाला। इन विभाजनों से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव की ओर भी दृढ़ करने के लिए सहायता मिली। इसे विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट क्या बोला जाता है? नाइट। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देने और अपनी ईश्वरीय शक्ति की अवधारणा के प्रचार में इसका उपयोग करता था। नाइटों की अपेक्षा की जाती थी कि वह
धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। ठीक है, वो बोलते थे भी युद्ध करें अपने धर्म को बचाने के लिए। यह कोशिश रहती थी कि यह योद्धा को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात जितने भी एनसीईआरटी अब तक पढ़ी है, जब मैंने स्टडी की है अपनी पॉलिटी की मास्टर की जहाँ से और स्टडी की है, तो दुनिया में एक ही बात पूरे वर्ल्ड में चली आ रही है, चाहे मुस्लिम इंडिया पे आए हो तो दिल्ली सल्तनत देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत ने जो इंडिया का कल्चर था, तब भारत का कल्चर था, उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई है ना, हिंदू रीति रिवाजों को। ठीक है, फिर अफ़गान आए, उन्होंने मुसलमानों पर शिया सुनी। ठीक है, फिर मंगोल आए। ठीक है, उन्होंने भी मुसलमान कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई। और फिर ये ईसाई क्रिश्चियन, इन्होंने भी मुसलमानों को ख़त्म करने की योजना बनाई। ठीक है, तो मुसलमानों ने इनको ख़त्म करने की योजना बनाई। तो क्या है, एक वर्ग जो किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। वो ये चाहता है कि मेरा धर्म उस पर्टिकुलर एरिया में चले, हम उस पर राज कर सकते हैं। राज कैसे कर सकते हैं, जब तक वहाँ हमारा धर्म नहीं चलता। ठीक है, अब जो ईसाई आए हमारे देश में, चर्च लेके आए, पहले तो पता ही नहीं था जब। ठीक है, तो हमारे देश में कितनी सारी चर्च बनी। ठीक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, मेरी वो बात नहीं है भी, भगवान सबका एक है, लेकिन लोगों की मानसिकता यही रही है। चाहे कोई भी देश देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, मुसलमान आए मस्जिद लेके आए। ठीक है, ईसाई आए चर्च लेके आए, मंदिर तो पहले से थे, हमारी कम्युनिटी यहाँ रह रही थी। ठीक है, तो जैसे जैसे धर्म आते गए, उनके विचार आते गए। ठीक है, जैन आए। ठीक है, तो जैन जाएंगे धर्म में। ठीक है, तो जैन द्वारा बनाएंगे बहुत सारे मंदिर। क्या क्या चाहते थे कि हम अपनी स्ट्रक्चर खड़ा करें, हम अपना अस्तित्व बनाएं, ताकि हमारा जो भी कल्चर है, ठीक है, रिचुअल्स हैं, वो इस देश में बढ़े और आने वाले टाइम में हमारा बोलबाला रहे। जैसे जेरूसलम शहर पर कब्जा कर रखा था, यह प्रातः सफलतापूर्व सैनिक अभ्यास की एक श्रृंखला चलाएगी, जिसे क्रूसेट या धर्म युद्ध बोला जाता है। ईश्वर तथा धर्म की सेवा किए गए अभियानों को नाइटों की हैसियत को पूरी तरह बदल डाला। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में होती थी। ठीक है, बोलते थे जो युद्ध के लिए जाते हैं वो क्या गरीब वर्ग और निचले वर्ग से संबंधित है। इसे फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत तक, जर्मन में इस एक सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अंत को भुला दिया गया और 12वीं शताब्दी तक कुलीन वर्ग लोगों को भी नाइट कहलाना चाह रहे थे। वो बोलते थे, जो उच्च वर्गीय लोग थे वो भी बोल रहे थे कि हम कुलीन वर्ग क्या है, कुलीन लोग भी बोलते थे कि हम नाइट है। ठीक है, हम युद्ध पर जाना चाहते हैं। जो निचले तबके के लोग थे, इतनी प्रशंसा होने लगी थी इन योद्धाओं की। ठीक है, तो समझ गए इस बात को। तो ये था चैप्टर, हुआ ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कल। ये पढ़ लीजिएगा, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, यूपीएससी पीसीएस एसएससी सीजीएल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आप अच्छे से पढ़ा होगा इस पूरी क्लास को तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ मनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।